मालिक आ जाते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चनेयर डिस्कशन के ऊपर। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों ने टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया होगा और अब आप इस क्वेश्चनेयर को देख रहे होंगे। तो आइए क्वेश्चनेयर को देखते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज कवर्ड इन मॉड्यूल। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो Anand is an Indian citizen and member of a crew of Singapore bound Indian ship engaged in the carriage of passenger in an international traffic departing from Chennai port on the 6th June 20 from the following details of the previous year. Determine the residential status of Anand for assessment year 21-22 assuming that his stay in India in the last 4 previous year is 400 days. किस बेस के ऊपर क्वेश्चन लगता है? इंडियन सिटीजन बीइंग अ शिप क्रू मेंबर, राइट? The date of entered into continuous discharge certificate is 6th June and the date of signing off is 9th December. याद करो शिप क्रू मेंबर के केस में क्या लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। अगर कोई व्यक्ति इंडियन शिप क्रू मेंबर है तो ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। साथ साथ में हमने रूल 126 पढ़ा है जिसके अंदर में हमने देखा है इफ द पीरियड मेंशन इन सीडीसी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर में जो पीरियड मेंशन किया हुआ है ये एक्सक्लूड किया जाता है जब उसके नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाते हैं। अब जनरली टोटल नंबर ऑफ डेज इंडिया के अंदर में कितने बेटा? 365। ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ डेज। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? वो पीरियड माइनस कर देंगे जो कहां लिखा होगा? सीडीसी। अब सीडीसी का पीरियड कौन सा होता है? जो साइनिंग इन एंड साइनिंग ऑफ का होता है। इतना पीरियड हम क्या कर देंगे? यहां से माइनस कर देंगे, ये बचेगा बैलेंस पीरियड। अगर बैलेंस पीरियड 182 डेज से ऊपर है तो आप रेसिडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। रेसिडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। पहले रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट तो देख ले, बाद में इसे आरओआर या आरएनओआर के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। क्या लिखना होगा हमें जनरली 6.1 लिखना होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, फिर बताना होगा शिप क्रू मेंबर के लिए नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी के पार्ट में ये आता है। तो जनरली नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, शिप क्रू मेंबर के लिए फिर पीरियड क्या होता है, फिर कैलकुलेशन दिखाना होगा। थर्ड पार्ट होगा आंसर का, कैलकुलेशन दिखाना होगा कि बॉस नंबर ऑफ डेज इतने थे, इसमें से ये माइनस करो तो बैलेंस इतना बचता है, और फिर आपको कंक्लूजन लिखना होगा इज ही रेसिडेंट इन इंडिया और ही इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। चेक करेंगे। इन दिस केस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन and leaving India as a ship crew member, he would be resident in India if he stays in India for 182 days or more. The voyage is an undertaking by Indian ships engaged in the carriage of passenger in an international traffic originating from any port in India, going outside India, or having a port outside India coming to India. Therefore, the period beginning from 6th June and ending on 9th December being the date entered in continuous discharge certificate in respect of joining the ship and signing off, then it has to be excluded while counting the period of stay in India. Accordingly, 187 days, that is 25 days of June, July, August, September, October, November and December के 9 have to be excluded from the period of stay in India. Consequently 365 minus 187, 365 में से 187 गया, 178 बचता है। क्या 178 मोर देन 182 डेज है? नहीं, ये स्ट्रेट अवे कौन हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। Since his period of stay in India is less than 182 days, he is non-resident. प्रॉब्लम में आपको घुमाने के लिए बताया था 4 प्रीवियस ईयर में वो 400 दिन है, कुछ भी काम की डिटेल नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने के लिए दी गई डिटेल थी। समझ में आई बात? अच्छा जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। जे इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी एट टोक्यो। स्टॉप। वो इंडियन सिटीजन है, कहां एम्प्लॉयड है? टोक्यो में एम्प्लॉयड है। ही रिसीव्ड सैलरी एंड अलाउंस एट टोक्यो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद आ रहा है सेक्शन नंबर 9 पढ़ा है भाई साहब? भाई साहब रेगुलर बैच में थे या फास्ट ट्रैक बैच में हो, आप देख लेना, इसमें क्या लिखा हुआ है हमने। सेक्शन 9, अगर इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया पैसा मिला इंडियन गवर्नमेंट से, सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया, वो कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है ये, सेक्शन 9 पे बेस्ड। जब सेक्शन 9 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पहले ही बोला था, माइंड भी आपको ये लगेगा ये बल्कि है, ये हार्ड है, पर इस पे क्वेश्चन बनते हैं।
फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन टोक्यो बिसाइड्स ही वाज अलाउड परक्विजिट, आपको याद दिला दूं व्हाट इज टैक्सेबल इज सैलरी, परक्विजिट एंड अलाउंस टैक्सेबल नहीं है. Besides, he allowed perquisite by government. He is a non-resident for the assessment year 21-22. Examine the taxability of salary, allowance, perquisite. Salary taxable है, allowance perquisite नहीं. As per section 913, salary payable by government to citizen of India for services rendered outside India shall deem to accrue or arise in India. Such salary received by J shall be chargeable to tax. However, as per section 10(7), allowances or perquisite paid outside India is exempt from tax. Therefore, allowance and perquisite would be exempt as per section 10 subsection 7. आ गया मालिक वही पॉइंट. एग्जाम्पल नंबर 3 रीड कीजिए सर. एग्जामिन विथ रीजन, एग्जामिन विथ रीजन whether the following transactions attract income tax in India in the hands of recipient under section 9. सेक्शन 9 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. क्या सेक्शन 9 के तहत यहां पे टैक्सेबिलिटी आती है? A non-resident German company which does not have a permanent establishment in India. याद आ रहा है बेटा, ये बहुत डिटेल में किया हमने. Which does not have a permanent establishment, ये वर्ड तो समझता है ना. आउटसाइड इंडिया पी था, इंडिया में बीसी अडॉप्ट किया. A non-resident German company which does not have a PE in India entered into an agreement for execution of an electrical work. Is it a technical work? Electrical work in India. Separate payments were made towards drawing and design, which were described as engineering fees. The assessee contended that such business profit should be taxable in Germany as there is no business connection within the meaning of 911. आप मुझे बताइए क्या ये अमाउंट टैक्सेबल इन इंडिया है? आंसर इज यस, बिकॉज द वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन इन इंडिया. नॉन रेसिडेंट का भले ही क्या नहीं है, यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन नहीं है, पर इलेक्ट्रिकल वर्क टेक्निकल पेमेंट्स के अंदर में आ जाएगा और इसकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी. इसे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में काउंट किया जाएगा. याद होगा तो एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ा था जिसमें एफटीएस लिखा था. मैनेजरियल वर्क, टेक्निकल वर्क कवर होता है इसमें. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज टैक्सेबल in India as per section 916. In this case, separate payments were made towards drawing and design are in the nature of fees for technical services and therefore taxable in India by virtue of section 917. Since the services are utilized for execution of an electrical work in India, as per explanation, where income is deemed to accrue or arise in India, such income shall be included in total income of non-resident German company, regardless of whether it has residence or place of business or business connection in India. Question number 2 की बात करते हैं मालिक. A firm of solicitors is Mumbai engaged a barrister in UK for arguing a case before Supreme Court of India. इंडियन सॉलिसिटर्स ने यूके बेस्ड बैरिस्टर को एक पेमेंट दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने वो क्या कर सके, अपने पॉइंट्स रख सके. 5,000 pounds were made as per the terms of professional engagement. क्या ये अमाउंट टैक्सेबल इन इंडिया? ऑब्वियसली यस. As per section 9(1), all income accruing, arising, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India is deemed to accrue or arise in India. In this case, there was a professional connection. There was a professional connection between the firm of solicitors in Mumbai and barristers in UK. The expression business not only include trade and manufacture, it also include profession as well. And therefore, existence of professional connection amounts to existence of business connection. Hence, the amount of 5,000 pound is taxable in India. अब मजा आएगा बेटा तुमको. अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, अब मजा आएगा तुमको. क्यों नहीं आएगा? इतना डिटेल के अंदर में जो पढ़े हो, अब तुमको बराबर मजा आएगा. अब तुमको लगेगा हाँ यार, वो उस टाइम जो मेहनत करी, जो हमने लेक्चर्स में मेहनत करी, वो अब सफल होगी. अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूज ऑफ पेटेंट
पेटेंट रॉयल्टी का पार्ट बनता है, रॉयल्टी पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट से भी आए तो टैक्सेबल इन इंडिया है मालिक। अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूज ऑफ पेटेंट डेवलप्ड बाय मिस्टर ए हु इज अ नॉन रेसिडेंट, इज इट टैक्सेबल? यस, ये रॉयल्टी का पार्ट बनता है। एज पर 916 एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, कैसे बेटा? बाय वे ऑफ रॉयल्टी payable by government of India is deemed to accrue or arise in India. Royalty means a consideration for use of any patent. Therefore, such amount paid by government of India for use of patent developed by non-resident is deemed to accrue or arise in India and hence taxable in India. मजा आ रहा है बच्चे? Sai Engineering, a non-resident foreign company, entered into collaboration of agreement on 25/6/2020 with an Indian company and was in receipt of an interest of 20 lakh issued by Indian company in consideration of providing technical know-how. आप ही जवाब दे दीजिए, मैं क्या जवाब दूं इस चीज का? टैक्सेबल इन इंडिया। इट इज टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ अगर इंडियन गवर्नमेंट से मिले, रेसिडेंट से मिले या नॉन रेसिडेंट से मिले, जो सर्विसेज इंडिया में रेंडर कर रहा है, बिजनेस प्रोफेशन इंडिया में कैरिड आउट कर रहा है, दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हो। एचयूएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है? अगर होल या पार्टली भी डिसीजन इंडिया में आ जाए तो वो क्या माना जाता है बेटा? रेसिडेंट माना जाता है। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेल्फ कर सकते हो इसको। स्टिल मैं करवा देता हूं। द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम Australia and all policy decisions are taken there. All policy decisions are taken there. यही लाइन काफी है ये बताने के लिए कि एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है। मिस्टर ई द कर्ता who was born in Kolkata visit India during the previous year after 15 years. He comes to India on 1/4/20 and leaves for Australia in December. Determine the residential status. Stop. अगर एचयूएफ ही नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो कर्ता रेसिडेंट है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मालिक अपने को। During the previous year, he stays in India for 245 days. Therefore, he is resident. सवाल क्या पूछा था? रेसिडेंशियल स्टेटस ई का भी चाहिए था और एचयूएफ का भी चाहिए था। ई तो रेसिडेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/4/2020 से लेके 1 दिसंबर तक के रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अराउंड 245 डेज। एक दिन दिसंबर के भी काउंट होंगे। 245 डेज इंडिया में है, मोर देन 182 डेज हो गया मालिक रेसिडेंट इन इंडिया। However, since he comes to India after 15 years, he does not satisfy any of the condition being of ordinary resident. Therefore, Mr. E would be resident but not ordinarily resident. However, since control and management is wholly situated outside India, HUF will be non-resident. HUF क्या माना जाएगा बेटा? Non-resident. जबरदस्त। X earned the following income during the previous year ended 31st March. Determine the income liable to tax. As if he is ROR, RNOR, NR. जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको पर्टिकुलर्स के साथ साथ 3 कॉलम बनाने होते हैं। यही इसका सही फॉर्मेट है। आपसे पूछा जा रहा है ये इनकम है, ROR के लिए क्या होगा, RNOR के लिए क्या होगा, NR के लिए क्या होगा, ये बताओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चेक करिए साहब। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या होगा। डन सर, चेक कीजिएगा, चेक करिएगा। सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम अ सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट अमाउंट रिसीव्ड इन हॉलैंड। एक मिनट, प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड थी? इंडिया में। इज इट टैक्सेबल टू ऑल? ROR, RNOR, NR। 20,000 रुपए टैक्सेबल टू ऑल हो जाएंगे। क्यों? कौन सी इनकम बन गई बेटा? इंडियन इनकम। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। सेक्शन 9 कहेगा इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया। फॉर्मर एम्प्लॉयर से पेंशन मिला है,
एम्प्लॉयर कहाँ है? इंडिया में, मतलब सर्विस कहाँ रेंडर हुई होगी? इंडिया में। अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर हुई तो सेक्शन 9(1) कहेगा इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। डन मालिक? इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। एक मिनट, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, आरओआर को क्या फर्क पड़ता है? 1/4 इंडिया में मिले या कितना भी इंडिया में मिले, उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो आपको नहीं लगता कि ये अमाउंट टैक्सेबल इन इंडिया होनी चाहिए? इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 इज रिसीव्ड इन इंडिया। आरओआर के केस में पूरे 20,000 टैक्सेबल, आरएनओआर और एनआर को उतना ही टैक्सेबल जितना इंडिया में मिले, मतलब 5,000। नीचे जाइए, आरओआर को कंप्लीट 20,000 टैक्सेबल, आरएनओआर एनआर को उतना ही टैक्सेबल जितना इंडिया में मिला, क्योंकि आरएनओआर को तो इंडिया में जो मिली इनकम वही टैक्सेबल है, फॉरेन से सिर्फ उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली टैक्सेबल है, और नॉन रेसिडेंट को तो सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल है विच इज कवर्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया and received in USA, income from property in Australia and amount received in USA। ROR को तो टैक्सेबल हो जाएगा, ग्लोबल इनकम। RNOR NR को नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टी भी ऑस्ट्रेलिया में है, पैसा भी बाहर मिला। सो ROR को टैक्सेबल, RNOR NR को नॉट टैक्सेबल। आई होप यू आर गेटिंग दिस सर। इनकम अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन अबनीशिया which is controlled from Zambia, 30,000 received in India। बताइए क्या होगा? आरओआर के केस में पूरे 70,000 टैक्सेबल, आरएनओआर एनआर के केस में 30,000 टैक्सेबल, 70 30 30। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड इन हॉलैंड, शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल हो चुका है, टैक्सेबल टू ऑल। प्रॉफिट नॉट टैक्स्ड प्रीवियसली ब्रॉट इनटू इंडिया, अगर कोई पास्ट प्रॉफिट है जो अब तक टैक्स नहीं हुआ है, ऐसे प्रॉफिट को अगर इंडिया लेके आते हो, इट इज नॉट टैक्स्ड इन इंडिया, नील नील नील। सो पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट इनटू इंडिया नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर, आगे देखने का ही नहीं, 27,000 अक्रॉस ऑल, टोटल कर लीजिएगा, गेम ओवर, टोटल कर लीजिएगा, गेम ओवर। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सेक्शन 6, जैसा अभी हमने किया, आरओआर के लिए क्या, आरएनओआर के लिए क्या, एनआर के लिए क्या, इसको आप सेल्फ करेंगे, इसको आप सेल्फ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम पहले डिसीजन लेना और उसके बाद डिसाइड करना कौन से कॉलम में कितना आएगा। कोई डाउट आता है तो मुझ तक जरूर पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 7 अमेंडमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 अमेंडमेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। गुड्डू पंडित इज एन इंडियन सिटीजन स्टेइंग इन कैनेडा फ्रॉम पास्ट 10 years, कम टू विजिट इन इंडिया on 16 June 2020 and earned the income 19,20,000. Is he an Indian citizen? Yes. Outside India? Yes. Coming to India on a visit? Yes. Earning more than 15 lakh? Yes. इसे रेसिडेंट माना जाएगा अगर ये 182 डेज इंडिया में है और एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में है एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है। चेक कीजिएगा। सिंस 16 जून को ये आ रहा है, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट है 182 डेज वाली। जून को अगर आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट में मोर देन 182 डेज है, रेसिडेंट बन जाएगा। आरओआर या आरएनओआर डिपेंड करता है उसके फर्दर डिटेल्स के ऊपर। एज पर 6(1) एन इंडियन सिटीजन who comes to visit in India or a person of Indian origin who visit in India and earn more than 15 lakh rupees would be treated as resident if any of the following condition is satisfied. Stay for more than 182 days, stayed in India for 120 days or more and 365। याद है ना, ये फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट है।
Since Mr. Guddu Pandit stays for more than 182 days, he will be regarded as resident. Further, he will be treated as ROR if he satisfy both the condition of 6(6). Otherwise, he will be treated as RNOR. आ गए बेटा अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी क्वेश्चन के अंदर में, बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मुन्ना भैया इज एन इंडियन सिटीजन staying in Canada but not liable to tax either in Canada or in any other country। क्यों भाई? 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट नाम का जो कंसेप्ट फाइनेंस एक्ट 2020 ने लाया वो दिखे मैंने। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप किसी भी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है और इंडिया से 15 लाख से ऊपर कमाते हैं, हिज अर्निंग फ्रॉम इंडिया अमाउंट्स टू 35 lakhs, आपको रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट डील कर दिया जाएगा एज पर 6(1)(a). दिस इज अगेन एन अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो कृपया ये मत पूछिएगा कि क्वेश्चन अमेंडेड है क्या, अमेंडमेंट बेस्ड ही है। 6(1)(a), an individual who is an Indian citizen having a total income exceeding 15 lakh other than from foreign sources shall deem to be resident in India if he is not liable to tax in any other country by reason of his domicile, residence or any other criteria. Further, he will be treated as RNOR. Therefore, Munna Bhaiya will be treated as RNOR. Is that done? Come on, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। आप देख सकते हो बैच के अंदर भी भाई साहब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पिलाया जा रहा हूं, क्वेश्चंस भी साथ साथ में कराया जा रहा हूं। बस इस बार की एक बात क्या है, हाथ से आपको लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर दी है मैंने, और आपको यहां से, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे ज्यादा सॉल्व करवा लो, बस यही ऑब्जेक्टिव है। मिस्टर डेविड इज एन इंडियन सिटीजन, एज 40 है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम on 31st/3/2020 due to his transfer in the high commissions in Canada. He did not visit India at any time during previous year. ये लाइन आपको क्या डिनोट करती है? एक भी दिन इंडिया में नहीं रहा, स्ट्रेट अवे वो नॉन रेसिडेंट बन गया। अगर प्रीवियस ईयर में एक दिन भी इंडिया में नहीं है, वो स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट बन गया। He received the following: he is an Indian citizen working with government, उसको सैलरी मिली आउटसाइड इंडिया, आपको नहीं लगता ये सैलरी टैक्सेबल है? कंप्यूटेड लिखा है तो हम क्या नहीं माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। फॉरेन अलाउंस नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एफडी विद द बैंक इन इंडिया टैक्सेबल, इनकम डीम्ड टू अक्रूर अराइज इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल नॉट टैक्सेबल, वो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल नॉट टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। ग्रॉस इनकम क्या होगी उसकी? मेरे हिसाब से 6 लाख रुपीस बननी चाहिए। As per 6(1), David is a non-resident since he was not present in India at any time during the previous year. As per section 5, a non-resident chargeable to tax in India only in respect of foreign income, which is deemed to be received in India and accrue or deemed to accrue or arise in India. In view of above, income from agriculture in Nepal and house property in Nepal would not be chargeable in the hands of David, assuming the same were received in Nepal. Income from salary payable by Indian government to citizen outside India is taxable as per 913. Hence, such income is taxable in the hands of Mr. David even though he is a non-resident. However, allowance or perquisite is exempt under section 10(1), 10(7). Hence, foreign allowance is exempt in the hands of Mr. David. 6 lakh is chargeable to tax. और इसी के साथ साथ मालिक, एक क्वेश्चन आपके हाथ में दे रहा हूं मैं, बाकी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चनएयर भी खत्म होता है। आप देख सकते हैं कितने ही अमेंडमेंट्स है, बेसिक में अमेंडमेंट्स, रेसिडेंशियल के अंदर में अमेंडमेंट्स। मैं आप सभी से बोलूंगा, आपको अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो भाई साहब अपने दोस्तों को बोलिए कि नए बुक्स ले, पुराने बुक से ना पढ़े, कोई काम की नहीं बची है वो, इतने अमेंडमेंट है। प्लस अगर
उसको नहीं जमने वाला तो प्लीज आप उसको सजेस्ट कीजिए कि सर उसने फास्ट ट्रैक ले लेना चाहिए। पॉइंट उसके भविष्य का है, बाकी तो क्या है, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। डन सर, दैट्स इट फॉर द डे। बाय बाय एंड टेक केयर।